तो हमारा जो स्टेबिलिटी में नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है रूट लोकस। तो जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है, लोकस तो आप सब जानते हैं। लोकस का मतलब क्या होता है? अगर हम लोकस की बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट अ ट्रेसिंग ऑफ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू सम फिक्स्ड कंस्ट्रेंट और फिक्स्ड रूल्स। ओके, मतलब अगर मेरे पास एक पॉइंट है और उसको मुझे एक फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग मूव कराना है, ठीक है, जो ट्रेस रहेगा उस पॉइंट का उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ रूट लोकस है, तो रूट लोकस का मतलब क्या हो गया? It is just a locus of roots of characteristics for different value of. Okay, so root locus is, okay, so root locus क्या है? It is nothing but a locus of roots of characteristic equations for different values of k. Okay, तो हम जानते हैं k की k क्या represent करता है? k is nothing but a, it is representing the value of gain. Okay, and the value of gain could be vary from 0 to infinite. Okay, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आज की क्लास में जो है हम फंडामेंटल्स देखेंगे, ठीक है। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ अ रूट लोकस। क्योंकि हमको रूट लोकस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि एक्चुअल में इस टॉपिक का मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द बुक में वो रिप्रेजेंटेशन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं रहता है, डायरेक्टली वो रूल्स बताते हैं और उस रूल्स के थ्रू जो है वो प्लॉट और उससे रिलेटेड स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। बट हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में अप्रोच करेंगे। हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम समझें कि रूट लोकस का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको बनाने की जरूरत क्या है, उसमें जो वेरिएशंस आते हैं वो किन कारणों से आते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कारण वेरिएशंस हमको रूट लोकस ग्राफ में मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम इनको आज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो है अगली क्लास में जो है हम डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके थ्रू आप रूट लोकस बना सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। बेसिकली हमारे पास क्या है, अभी तक हमने एक सेकंड ऑर्डर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कंसीडर किया है, तो मैं आगे भी वही सिस्टम को यहाँ पे कंसीडर करूंगा एंड उसी के हेल्प से जो है हम ये रूट लोकस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास क्या है इसमें, सो वी हैव अ जीएस एचएस ओवर हियर, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट अ नेगेटिव फीडबैक। ओके, सो वी हैव आरएस ओवर हियर एंड दिस इज सीएस। तो अगर मैं सी एस बाय आर एस की बात करूंगा तो सी एस बाय आर एस अब तो हमको रट चुका होगा। सी एस बाय आर एस क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ जी एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एच। ओके, सो अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट इज नथिंग बट अ 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0। यही होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से ये सिस्टम कैसा है जहां पे आपके पास कुछ स्पेसिफिक एच एस मेंशन्ड है, ठीक है, बट इफ वी हैव अ वैल्यू ऑफ एच एस विच इज इक्वल्स टू 1, तो हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या कहते हैं? यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? इट इज सिंपली 1 प्लस जी एस इक्वल टू 0, ठीक है। यही होगा। अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना या लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो, अब यहाँ पे जीएस में हम जानते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में अभी यहाँ लिखूंगा नहीं, हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं नेगेटिव फीडबैक की बात करूंगा, ठीक है, अगर हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम range of k is 0 to infinite। ओके, सो k की रेंज कहां से कहां है? 0 टू इनफाइनाइट। और इनइक्वालिटी के फॉर्म में मैं कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से जो है रूट लोकस के कांसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब हमारे पास क्या आता है? लेट अस सपोज आई एम कंसीडरिंग वन एग्जांपल ओवर हियर। सो आई हैव जीएस एचएस गिवन ओवर हियर एज के एस एस प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? जीएस एचएस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है के एस प्लस 1। ओके, फॉर एन इंस्टेंस हम अगर यहाँ पे दो कंडीशन लेके चल रहे हैं,
let us suppose if we have a non-unity feedback system. Okay, so GSHS is nothing but it is representing what? A non-unity feedback system. इसी तरीके से सपोज मेरे पास अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम रिप्रेजेंटेड होता, ठीक है, हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता and that is nothing but a GS which is equals to what? K divided by S plus 1. Okay, so this is what a unity feedback system, क्योंकि यहाँ पे HS की वैल्यू कैसी है? 1. ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करूं, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0, ये हम सभी जानते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? इट इज नथिंग बट 1 प्लस KS प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स को रीअरेंज करूंगा तो क्या होगा? S स्क्वायर प्लस S प्लस K इक्वल टू 0। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इस वाले सिस्टम के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? इट इज नथिंग बट 1 प्लस DS इक्वल टू 0। ठीक है, and again it is representing nothing but a 1 by 1 plus KS plus 1 equal to 0. Okay, and this implies S square plus S plus K equal to 0. Okay, so in both the cases we have got a similar characteristic equation. Okay, let us suppose I have this particular equation. So if I consider if I compare this particular equation with the standard second order equation, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हम जानते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है? 2 zeta omega n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, so we have over here what? Omega n square which is nothing but a k. ठीक है, and likewise so I can write omega n as nothing but a square root of k. Similarly, I can write 2 zeta omega n which is equals to 1 over here. So from this, I can evaluate zeta as 1 by 2 multiply omega n, and omega n is nothing but a square root of k. So it is 1 divided by 2 square root of k. Okay. So now you can see over here, we have a omega n which is a dependent quantity and it is simply dependent on the value of k. And again over here we have a damping ratio and it is again depending on what? A k. Okay, so we have a variables over here omega and zeta which is specifically dependent on the values of k. ठीक है, ये आपको समझ में आता है? तो हमारे पास क्या है? ओमेगा एन और जीटा, ये कैसे हो गए आपके पास? वेरिएबल हो गए। ठीक है, किसी भी सिंबल को या किसी भी टर्म को हम वेरिएबल कब कहते हैं? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है। ठीक है, तो वेरी किसके करस्पॉन्डिंग हो रही? तो इसकी वैल्यूज जो है वेरी होगी करस्पॉन्डिंग टू अ वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे रूट लोकस अगर हम कंसीडर करना है तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा एन और जीटा है, दोनों कैसा है? वेरिएबल है। इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म और आता है जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं, मैं इन टर्म्स को क्यों कंसीडर कर रहा हूं? आपको ये समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं एस प्लेन की बात करूं तो एस प्लेन में जो लोकेशन है रूट्स की, ठीक है, वो लोकेशन ऑफ रूट्स में किन किन का फैक्टर रहेगा? डैम्पिंग रेशियो का फैक्टर रहेगा, ओमेगा एन का फैक्टर रहेगा और टाइम कांस्टेंट का फैक्टर रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो है मैं ये इन 3 पैरामीटर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इफ आई कंसीडर अ टाइम कांस्टेंट, तो हम जानते हैं टाइम कांस्टेंट बेसिकली किस किस पे डिपेंडेंट होता है? जीटा और ओमेगा एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज को यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 by 2 रूट के एंड ओमेगा एन इज स्क्वायर रूट ऑफ के। सो फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड ओवर हियर व्हाट आर जीटा ओमेगा एन इज नथिंग बट 1 by 2। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट इज इनवर्स ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा ओमेगा एन।
यही हम जानते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जीटा ओमेगा एन कैसा आ रहा है 1/2। इससे हमको ये समझ में आता है कि टाइम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। वैसे भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इससे भी समझ में आता है इसकी वैल्यू हमेशा कैसे रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। और जो वेरी होने वाली टर्म्स है वो कौन कौन सी है, ओमेगा एन है और जीटा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत जनरली पूछा जाने वाला सवाल है आपकी गेट के एग्जाम में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो लेट अस सपोज, तो हमारे पास दो टर्म्स आ गए यहाँ पे, ओमेगा एन क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ के, एंड जीटा क्या आता है मेरे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ के, ठीक है। तो अगर मैं इधर से एक नोट लिखना चाहूँ तो ये नोट क्या हो जाएगा, बेसिकली रूट लोकस इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, वैल्यू ऑफ के पे, ठीक है। एंड frequency domain analysis because frequency is variable over here and time is fixed, ठीक है। हमने यही इवेल्युएट किया था, टाइम कांस्टेंट कैसा आ रहा था इसका, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैसी आ रही थी, फिक्स्ड आ रही थी, ठीक है। बट ओमेगा एन और जीटा कैसा था, वेरिएबल टर्म था, ठीक है। और हम जानते हैं ओमेगा एन किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल रूट लोकस एज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ओके। चलिए, तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है अगर मुझे सिस्टम को, तो उस सिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मैं एक टेबल बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए आप साथ साथ मेरे बनाते जाइए, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के हैं, ठीक है। इन के की डिफरेंट वैल्यू से करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये कैसे मॉडिफाई होगी, एस स्क्वायर प्लस के, okay, and then we will find what the roots of the equations, okay, roots of characteristic equation, then we will evaluate the zeta and damping, okay। चलिए, तो हमको जो है इस पर्टिकुलर टेबल को बनाना है, ठीक है, जिसके थ्रू हम समझ सके कि जो है किस तरीके से ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो कि के ऊपर डिपेंडेंट है। सपोज हमने ऑलरेडी देखा था के की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही, के इज वेरिंग इन बिटवीन 0 to infinite, ओके। तो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 0, ओके। सो अगर मैं 0 लेता हूं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 0, ओके, एंड इट इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस एस। तो इसके रूट्स अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, s1 इज नथिंग बट 0 एंड s2 इज नथिंग बट -1। ये सभी को समझ में आता है, ये सबको समझ में आता है। अब अगर k की वैल्यू 0 है तो ओमेगा एन हमने एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ के, और जीटा क्या था हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ के, ठीक है। तो अगर k की वैल्यू 0 है, डैम्पिंग रेशियो जीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या बता रहा है, ये जीटा इज ग्रेटर देन 1, और जीटा जब भी ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, कौन सा सिस्टम होता है ये, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ ओवरडैम्प्ड सिस्टम। इसी तरीके से लेट अस सपोज अब मेरे पास के की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.1, ठीक है। इसके रूट्स अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो रूट्स कितने आ जाएंगे, आप सीधा कैलकुलेटर उठाइए, जो भी आपके पास
प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर्स होते हैं, उन प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर्स की हेल्प से आप डायरेक्टली इनको फाइंड कर सकते हो। मैंने एवेल्युएट करके रखा हुआ है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ वैल्यूज, ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -0.11, एंड S2 यू इवेल्युएटेड एज अ -0.88, ओके, ये आएगा। अब k की वैल्यू अगर मैं 0.1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1.58, ओके, एंड अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ ओवर डैम सिस्टम, ठीक है। Similarly, if I substitute a value of 0.2 over here, we have a s square plus s plus 0.2, ठीक है। तो अगेन S1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगी, -0.27, एंड देन S2 वैल्यू इज नथिंग बट अ -0.723, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ zeta is nothing but a 1.11, okay, and again it is what, a over dam system, ठीक है। Likewise, if I find a value of roots at k equals to 0.25, okay, so we have over here what, s square plus s plus 0.25, okay। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग रूट्स कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा फटाफट। आप अगर इंटरनेट पे बैठे हो तो जल्दी से जो है रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, S1 और S2 की वैल्यूज क्या आएंगी, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके। क्या आपका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, नहीं तो आप बैठ के बोर होते रहते हो। आया किसी का? S1 S2 की वैल्यू कितनी आएगी, -0.5, ओके, ऋषभ ने आंसर दिया है अभी, -0.5 S1 S2 की वैल्यू आएगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल रूट्स मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात क्या है, ये हमको इक्वल रूट्स मिल रहा है, ठीक है। और जब आप k की वैल्यू 0.25 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो डैम्पिंग रेशियो है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, जीटा इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट अ क्रिटिकल डैम सिस्टम। ये क्या होता है, क्रिटिकल डैम सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम ओवर डैम से शुरू हो रहे थे, अब ओवर डैम से हम क्रिटिकल डैम तक पहुंचे, ठीक है। अब अगेन मैं इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज करता हूँ, लेट अस सपोज आई एम कंसीडरिंग नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 0.5 ओवर हियर, ओके, सो s स्क्वायर प्लस s प्लस 0.5। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो S1 S2 जो है, ठीक है, इन इसके रूट्स जब आप फाइंड करोगे, सो जो रूट्स की वैल्यू है वो आएगी आपके पास -0.5 प्लस -j0.5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास कैसे है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलना शुरू हो गए, ठीक है। और जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं तो आप जानते हैं वैसे इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट अ अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ओके। बट हम अगेन 0.5 को जो है अगर जीटा में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0.707, और 0.707 is nothing but a zeta less than 1, okay, so it is under damped system, ठीक है। इसी तरीके से let us suppose if I substitute a value 2 over here, okay, तो अब मैं 2 अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस s प्लस 2, ओके, एंड अगेन द रूट्स I found over here is nothing but a -0.5 plus minus j 1.32, okay, and the value of zeta is nothing but a 0.353, and again it is representing what, a under damped system, okay. And again for very high value of k, okay, I am not considering a very large value of k, I am simply taking the value 10 over here, okay. So if I take a value of k equals to 10 over here, so we have s square plus s plus 10, and from this if I find over here the roots of equation, we have answer over here is what,
प्लस माइनस जे 3.12, ठीक है, and the value of damping ratio is 0.158. So again it is zeta less than 1 and it is representing what, a underdamped system, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आता है। तो आप ऑब्जर्व करिए, जैसे जैसे मेरे पास जीरो की वैल्यू, जैसे जैसे मेरे पास के की वैल्यू जो है इंक्रीज होते जा रही है, मेरा सिस्टम कैसा होता जा रहा है, अंडर डैम्प होता जा रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। फॉर द सिस्टम रिप्रेजेंटिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मेरे पास के की वैल्यू जैसे इंक्रीज होते जा रही है, वो कैसा हो रहा है, सिस्टम अंडर डैम्प सिस्टम होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर बिहेवियर को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे होएगा, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इन दो वैल्यू, इस वैल्यू को, ठीक है, फॉर के इक्वल टू 0। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास रूट्स क्या क्या मिल रहा है आपको, S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू -1, ठीक है। आप इन एंट्रीज को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। इन एंट्रीज में जो है -1 जो है सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में है, ठीक है, सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में -1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो देखिए कैसे आएगा। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहता हूँ, ठीक है, फैकल्टीज ने जो है फ्री में गेट की क्लासेस स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है यूट्यूब में आसानी से चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के फ्री लेक्चर्स हैं और डेली उसमें लेक्चर्स अपडेट होते हैं। उसके अलावा उसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये मेरे पास एस प्लेन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग जे ओमेगा एक्सिस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिग्मा ओवर हियर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस टेबल की, तो टेबल में देखिए सबसे पहले एंट्री क्या है, k इक्वल टू 0 विच इज करस्पॉन्डिंग टू रूट 0 एंड -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या रूट मिल रहा है, s इक्वल टू 0, और दूसरा रूट क्या मिल रहा है, s इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो रूट है मेरे को क्या मिल रहा है, s इक्वल टू -1 एंड s इक्वल टू 0, एंड ये दोनों रूट्स किसके करस्पॉन्डिंग मुझे मिल रहा है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू 0। ये दोनों रूट्स किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं, k इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप k की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, अब देखो हम जैसे जैसे k की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं 0.1 0.2, है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों रूट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये मूव कहाँ तक कर रहे हैं, 0.25 k तक, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो जो S1 की वैल्यू 0 थी वो क्या हो गया, -0.11, फिर -0.27। इसी तरीके से जो S2 रूट है उसकी वैल्यू -1 से घट के कितनी हो गई, -0.88, फिर -0.723, है ना। तो आप ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे मैं k की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो रूट्स हैं वो रूट्स कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेट अस सपोज दिस इज करस्पॉन्डिंग टू k 0.1 एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू k 0.2। तो यहाँ पे रूट्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, दिस इज -0.88, और ये क्या हो जाएगा, अगेन दिस इज फॉर k 0.1 एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू k 0.2। तो यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या आ रही थी, -0.11, इसी तरीके से आ रहा था, ठीक है। लाइकवाइज 0.2 पे कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 0.2 पे हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो क्या है, -0.27 और 723। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -0.723 एंड दिस इज -0.27। तो ये वैल्यू जो है 0.25 तक मूव कर रही है, और 0.25 k इक्वल्स टू 0.25, k इक्वल्स टू 0.25 पे यहाँ पे जो रूट्स की वैल्यू है S1 एंड S2, ये कितना आ रहा है आपके पास, -0.5, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं, -0.5। इतना समझ में आता है आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम फर्दर k की वैल्यूज इंक्रीज करते जा रहे हैं, अब यहाँ पे k की वैल्यू 0.5 है, 2 एंड 10 है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब आप k की वैल्यू को
बढ़ाते जा रहे हैं फर्दर। यहाँ पे देखो 0 से आपने 0.25 तक ले गए तो इस तरीके का बिहेवियर था, बट इसके अलावा भी अगर आपने के की वैल्यूज इंक्रीज करी है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलना शुरू होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब के 0.5 की वैल्यू लेट अस सपोज कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हो गए, फिर के 2 की वैल्यू कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगी एंड हायर वैल्यू ऑफ केस की वैल्यू अगेन कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगी। तो अगर मैं इसका लोकस देखूंगा तो ये लोकस कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्शंस बनाना चाहूंगा तो ये क्या बता रहा है, ये आपको रूट्स के मूवमेंट का डायरेक्शन बता रहा है करस्पॉन्डिंग टू अ चेंज इन के। ओके, तो ये क्या बता रहा है, के इक्वल्स टू 0.5, दिस इज रिप्रेजेंटिंग के इक्वल्स टू 2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग के इक्वल्स टू 10 ओवर हियर। इसी तरीके से क्या बता रहा है, के इक्वल्स टू 0.5, के इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज अगेन के इक्वल्स टू 10। तो अब जो हमने वो टेबल बनाया था, ठीक है, जो ये वाला टेबल है, अगर इस पर्टिकुलर टेबल को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सभी को समझ में आता है, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स जो हैं ये आपको मिलते जाएंगे फॉर के इक्वल्स टू इनफाइनाइट। के जैसे इनफाइनाइट तक टेंड करेगा, सो वी हैव अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स ओवर हियर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स conjugate poles, okay, as the k tends to infinite। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम k इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पोल्स कौन से मिल रहे हैं, s equal to 0 and s equals to -1। okay, so we call these particular poles as immobile open loop poles। okay, we call these as immobile open loop poles। okay, क्योंकि इनकी वैल्यूज कैसी है, यहाँ पे फिक्स्ड है और k के किसी भी मूवमेंट के कारण इनकी वैल्यू जो है वो डाइवर्ट नहीं होने वाली। ठीक है, इसी तरीके से इस पर्टिकुलर लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर लोकेशन क्या बता रहा है आपको, ये लोकेशन आपको क्या बता रहा है, इट इज फॉर के इक्वल टू 0.25 एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट अ क्रिटिकल डैम सिस्टम। ओके, ओवर हियर वी हैव अ जीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूंगा, ठीक है, इस जीटा इक्वल टू 1 के लेफ्ट एंड राइट साइड में अगर हम बात करेंगे तो ये सारा का सारा पोर्शन आपको क्या बता रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, this location is representing what, a negative unequal roots। ओके, और नेगेटिव अनइक्वल रूट्स आपके पास क्या होते हैं, इट इज करस्पॉन्डिंग टू जीटा ग्रेटर देन 1 एंड वी कॉल इट एज अ ओवर डैम सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन आपको क्या बताती हैं, ओवर डैम सिस्टम। ये लोकेशन भी आपको क्या बता रहा है, ओवर डैम सिस्टम। एंड फाइनली वी हैव these locations over here we have a complex conjugate poles, so these complex conjugate poles are corresponding to zeta less than 1, which is for a under damped system। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने करा क्या हुआ है, जैसे जैसे के मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज हो रही है तो रूट्स का मूवमेंट कैसा है, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इन द एस प्लेन। ये सबको समझ में आ रहा है, किसी को इस पर्टिकुलर ग्राफ में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आ रहा है सबको?
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो बेसिकली रूट लोकस क्या बताता है आपको, के की डिफरेंट वैल्यू से करस्पॉन्डिंग रूट्स किस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है आसानी से लोकेशंस फाइंड कर सकते हैं कि किन पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए आपके पास जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी का कंस्ट्रेंट क्या रहेगा। ठीक है, तो अगेन मैं एक छोटा सा टेबल बनाना चाहूँ तो मैं टेबल में क्या लिख सकता हूँ, we have a k over here, we have a damping, and then stability। चल, तो आप मुझे बताते जाइए कैसे क्या सिस्टम में आपने अभी जो भी ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगे। अगर मैं k इक्वल टू 0 की बात करूंगा, ठीक है, तो k इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, k इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, इसका डैम्पिंग कैसा रहेगा, k इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये क्या आपको बता रहा है, इसकी डैम्पिंग कैसे रहेगी आपके पास, इट इज नथिंग बट अ नो, k इक्वल टू 0 इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, आप देखो k इक्वल टू 0 में मेरे पास रूट्स क्या मिल रहे हैं, k इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग रूट्स क्या आ रहे हैं, s इक्वल्स टू -1 and s equal to 0। okay, so this is corresponding to a over damped system। okay, और अगर मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। चलिए बताइए जल्दी से, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। देखो, एस प्लेन में हमको जो है दो रूट्स मिल रहे हैं, एक रूट की लोकेशन यहाँ है, दूसरे रूट की लोकेशन यहाँ है। ठीक है, यही है हमारे पास। तो ये अनस्टेबल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, अनस्टेबल सिस्टम जब होता है जब आपके पास दो रूट्स एक ही लोकेशन में मिल रहा है, ठीक है, तभी सिस्टम अनस्टेबल होता है। अगर मेरे पास कुछ इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करूं मैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करूं तो इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट अ स्टेबल सिस्टम। लाइकवाइज अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर k की वैल्यू 0.25 होती है तो 0.25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट अ क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। तो क्रिटिकल डैम्प सिस्टम क्या हो गया आपके पास बेसिकली, ठीक है, अब क्रिटिकल डैम्प सिस्टम में मेरे पास क्या आ रहे हैं, जीटा की वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास जो रूट्स हैं S1 एंड S2, इन दोनों रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.5 आ रही है। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, दोनों रूट्स इक्वल मिल रहे हैं मुझे। तो अगर मैं इसकी लोकेशन फाइंड करना चाहूँ तो रूट्स की लोकेशन कैसे आएगी, कुछ इस तरीके से आएगा। So this represent S1 comma S2 nothing but a -0.5। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल सिस्टम रहेगा। ठीक है, k इक्वल टू 0.5 क्या बता रहा है आपको, k इक्वल टू 0.5 ये वाली लोकेशन बता रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में सिस्टम कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा, चलिए बताइए। देखो, अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, s प्लस 0.5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस लोकेशन में जो पोल्स है उन पोल्स को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लाप्लास डोमेन में। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइम डोमेन कन्वर्जन निकालूंगा तो ये क्या आएगा, टी टू द पावर -t/2 आएगा, ये आएगा टी टू द पावर -t/2। तो टी कैसा होता है, कंटिन्यूसली मूविंग होता है, बट e टू द पावर -t/2 कैसा होता है, इस तरीके से डिके होता है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को प्लॉट करोगे तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को इवेल्युएट करके देखिएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो k इक्वल टू 0.5 से गेन में भी आपके पास जो सिस्टम है वो कैसा मिलेगा आपको, स्टेबल सिस्टम मिलेगा। अब हम बात करते हैं k की वैल्यू जो कि कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0.25
k टू अ इनफाइनाइट, ठीक है। इन पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास सिस्टम कैसा था, अंडर डैम्प था, ठीक है, ये वाले सिस्टम, ठीक है। इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें 0.5 से 10 तक में कैसा था सिस्टम, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिल रहे थे और सिस्टम कैसा था, अंडर डैम्प कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर डैम्प सिस्टम एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट। तो ये टेबल सभी को समझ में आया हमने किस तरीके से बनाया है, ये टेबल समझ में आया कैसे बनाया हमने। बस दो ही तीन लोग को आया क्या, और क्या कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इसकी करस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखना है तो मैं क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, क्रिटिकल डैम्प डिस्क्राइब्स ब्रेक पॉइंट, ओके। क्रिटिकल डैम्प डिस्क्राइब्स व्हाट, अ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या हो गया, देखो इस ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला पॉइंट जो है, दिख रहा है मेरा कर्सर आपको, ये वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ क्रिटिकल डैम्प सिस्टम एंड इट इज नथिंग बट फॉर के इक्वल टू 0.5। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, सिस्टम में जो रूट्स है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आने के बाद ये सिस्टम कैसे हो, ये रूट्स कैसे होगा, ये ब्रेक इन हो गया और ये ब्रेक अवे हो गया, ठीक है। तो जो सिग्मा एक्सिस में है वो ब्रेक इन हो रहा है और जो जी ओमेगा एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक अवे कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ मिल रहा है, ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। तो सिंपली आई एम रेफरिंग इट टू अ ब्रेक पॉइंट्स, ओके। सो क्रिटिकल डैम्प डिस्क्राइब्स व्हाट, अ ब्रेक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, इफ रूट लोकस lie in left hand side of S plane then system is stable, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और इस पर्टिकुलर टेबल से भी हमको ये समझ में आ गया कि अगर रूट लोकस जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन रहेगा तो सिस्टम कैसा रहेगा, स्टेबल सिस्टम। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ सम पोर्शन ऑफ रूट लोकस lie on right hand side of S plane, then for such conditions system will be unstable, okay। तो देखिए रूट लोकस जो है एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। इससे आप के की डिफरेंट वैल्यू से करस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं सिस्टम की, ठीक है। और ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिन पर्टिकुलर कंडीशन में एक सिस्टम जो है ओवर डैम्प, अंडर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प बिहेवियर आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, और किन पर्टिकुलर कंडीशन करस्पॉन्डिंग आपको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी फाइंड होगी सिस्टम, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। चलिए ये तीन पॉइंट समझ में आ गए तो एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, अब अगेन मैं क्या करूंगा, जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया था उसी को मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ रीड्रॉ करिए फटाफट। रूट लोकस समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि आप इस टेक्निक को कहीं पे भी किसी भी जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी प्रकार के सिस्टम में,
ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये टेक्निक थोड़ी सी समझने में मुश्किल लगती है, अभी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको और लगेगा, बट है बहुत आसान। एक बार आपको रूल समझ में आ गए, आपके दिमाग में बैठ गए, आपको याद हो गए रूल्स कैसे कैसे फाइंड करना है आपको, उसके बाद आप उन प्रोसेस को उठा के किसी भी सिस्टम में अप्लाई करो, आपको बहुत आसानी से रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो सिस्टम के बिहेवियर को। ठीक है। तो मेरे पास सिग्मा एंड जे ओमेगा हो गया, एंड अगेन वी हैव व्हाट ओवर हियर, तो मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं रूट्स। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के के लिए रूट्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, ये आपको समझ में आ गया। के की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रही है तो रूट्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो के इक्वल टू जीरो है उसके करस्पॉन्डिंग जो रूट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, दिस इज -1 एंड दिस इज व्हाट के इक्वल टू जीरो के लिए एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ओपन लूप रूट्स कहते हैं। ठीक है, एंड these are the starting point of root locus. Okay, these are what a starting point of root locus. ठीक है, तो ये दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट है रूट लोकस के। तो अब जब रूट लोकस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप भी होगा। ओके, तो जब भी के इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग आप रूट फाइंड करोगे तो हमारा रूट लोकस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर के इक्वल टू जीरो, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू के इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑलवेज अवर रूट स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ रूट करस्पॉन्डिंग टू के इक्वल टू जीरो। तो डेफिनेटली हमारे पास जो रूट्स है वो किन्हीं किसी पर्टिकुलर रूट की वैल्यू पे एंड भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है, हम जानते हैं रूट्स की एंडिंग पॉइंट हमको कुछ यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन में मिलेगी, जो कि कहाँ पे आपको मिल रहा है, के टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, के टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आपको कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये कौन आया अभी, एंडिंग पॉइंट ऑफ रूट लोकस। ओके, again this is what a ending point of root locus। तो कोई आप में से कोई बुद्धिजीवी मुझे बताएगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यूज। ओके, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे। अगर हम एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो एंड पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है, के टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे जो जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। ठीक है, या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्चुअल जीरोस हैं, जिन पर्टिकुलर वर्चुअल जीरोस में रूट लोकस जो है वो एंड होगा। ठीक है, तो वर्चुअल जीरोस करस्पॉन्डिंग टू अ एंडिंग पॉइंट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, इसी तरीके से ओपन लूप पोल्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रूट लोकस होते हैं। Open loop poles corresponding to starting point of root locus, and at k tends to infinite, ठीक है, at k tends to infinite we have a zeros present over here, okay, which we called as a virtual zero, and in that particular point our root locus will get end. Okay, so ending point of root locus we found for k tends to infinite, and the values of root we consider as a virtual zero because हमारे पास यहाँ कोई वैल्यूज उसकी गिवन नहीं है। ठीक है, तो जो जो लोकस कहीं से शुरू हो रहा है डेफिनेटली वो कहीं एंड होगा, तो वो एंडिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट वी कंसिडर इट एज अ वर्चुअल जीरो। समझ में आया आपको, किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में।
तो इन केस ऑफ प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, अब किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कब कह सकते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा हो, है ना। इन केस ऑफ प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, okay, that means number of poles should be greater than number of zeros नंबर ऑफ वर्चुअल जीरोस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, which I represent by a z asterisk, it is nothing but a p minus z, okay, so number of virtual zeros कितने हो जाएंगे आपके पास, p minus z, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उसमें जीरोस हैं, तब तो ठीक है, बट अगर जीरोस नहीं गिवन है, केवल पोल्स गिवन है, तो जितने नंबर ऑफ पोल्स है उतने नंबर ऑफ वर्चुअल जीरोस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिस्टम यहाँ पे लेता हूँ, लेट अस सपोज आई हैव अ सिस्टम, कोई सिमिलर सिस्टम है जो हमने अभी कंसिडर किया हुआ था। सपोज हमारे पास के क्या लिखा हुआ है, एस प्लस वन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम पोल्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इधर पे, 2 है, ठीक है। s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -1, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, ठीक है। यहाँ पे जीरोस कैसे है, 0 है। तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्चुअल जीरोस फाइंड करना चाहूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो नंबर ऑफ वर्चुअल जीरोस कितने हो जाएंगे आपके पास, which is z asterisk nothing but a p minus z and we have a value over here as 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्चुअल जीरोस कितने आएंगे आपके पास, 2। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पोल्स कितने हैं, 2 है, और वर्चुअल जीरोस कितने आ रहे हैं, k टेंड्स टू इनफाइनाइट में 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप रूट लोकस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और सिस्टम की करस्पॉन्डिंग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली वी हैव सीन अबाउट अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ रूट लोकस, ओके। अगली क्लास में जो है हम डिफरेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग रूल्स क्या है होते हैं जिसके थ्रू जो है आप रूट लोकस डिजाइन कर सकते हैं।